नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पे होगी विस्तार से चर्चा और नजर रहेगी, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रगति की 50 बैठकों में पिछले 10 सालों में 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 3,300 परियोजनाओं की हुई समीक्षा। कैबिनेट सचिव ने बताया भारत के शासन के लिए क्रांतिकारी कदम। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर ने भी बताया ग्लोबल बेंचमार्क। पश्चिम बंगाल में बढ़ती जा रही है एसआईआर पर रार। सुनवाई के लिए दिव्यांग, बुजुर्ग और बीमारों को बुलाने पर तकरार। निर्देश की अनदेखी पर आयोग सख्त, संबंधित बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी। हाई स्पीड पर बुलेट रेल परियोजना, पालघर में लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी MT5 माउंटेन टनल पार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा देश में गुणवत्ता और तकनीक के नए मानक हो रहे स्थापित। देश के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण तंत्र को मिली और मजबूती। लगभग 41,800 करोड़ रुपए के निवेश वाले 22 नए प्रस्ताव मंजूर। 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के उत्पादन का अनुमान। लगभग 34,000 लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार। और भीषण ठंड की चपेट में उत्तर भारत, कोहरे और शीतलहर की चपेट में मैदानी इलाके। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का अनुमान। पश्चिम बंगाल देश का एकमात्र राज्य है जहां एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान ममता सरकार और चुनाव आयोग के बीच तल्खी का दौर खत्म नहीं हो रहा। चुनाव आयोग पर एफआईआर से लेकर वोट चोरी के आरोप के बीच एक नया मामला सामने आया है। चुनाव आयोग ने साफ किया कि उनका मकसद वोटर लिस्ट को साफ सुथरा रखना है, लेकिन किसी बुजुर्ग, बीमार, दिव्यांग या गर्भवती महिलाओं को तकलीफ नहीं पहुंचानी है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साफ निर्देश के बावजूद सीईओ ऑफिस को राज्य भर से कई शिकायतें मिली कि इन निर्देशों के बावजूद ऐसे वोटरों को पर्सनली सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। आइए देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। एसआईआर पर बढ़ती रार, आयोग के निर्देश की अनदेखी करती ममता सरकार। कौन लगा रहा सुनवाई के लिए बुजुर्ग, बीमार की कतार। पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद से तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच की तल्खी बढ़ती ही जा रही है। ताजा मामला एसआईआर प्रक्रिया में बुजुर्गों, दिव्यांगों और बीमार लोगों को हो रही परेशानी से जुड़ा है। 29 दिसंबर को बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर ने सभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को निर्देश दिए। कहा गया कि 85 साल या उससे ज्यादा उम्र के वोटर, बीमार लोग, दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को सुनवाई के लिए नहीं बुलाया जाए। अगर पहले ही नोटिस भेज दिया गया है तो फोन से संपर्क करके उन्हें आने से रोकें और उनकी जांच घर पर ही कर लें। सीईओ ऑफिस को राज्य भर से कई शिकायतें मिली कि इन निर्देशों के बावजूद ऐसे वोटरों को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को बुलाने के मामले भी सामने आए हैं। लोग बाहर रहते हैं, वो लोग बोला कि इसका जो सरकारी ऑफिस जो आदमी है वो घर से काम करके जाएगा, तो उन लोग को बोला नहीं आपको, हम बोले कि यहाँ आना पड़ेगा। वो लोग बोल कर गए कि नहीं आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ जाए हैं। निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि यदि होम विजिट की जानकारी नहीं दी गई तो संबंधित बीएलओ पर कार्रवाई होगी। पूरे मामले को लेकर भाजपा टीएमसी पर हमलावर है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। 12 राज्य में एसआईआर हो रहे हैं, लेकिन एक ही राज्य में सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा है, वो है पश्चिम बंगाल। भारतीय जनता पार्टी का जो हेल्प डेस्क था बहुत सारी जगह उसको तोड़ दिया गया। इसका एक अधिकारी का ऊपर ये लोग हमला भी किया। पूरा देश देख रहा है पश्चिम बंगाल में कैसे एसआईआर का ये कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, एसआईआर के खिलाफ अगर कोई भी उनका विषय है तो इलेक्शन कमीशन को बताएं। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बताया, इलेक्शन कमीशन ने सबका जवाब दे दिया। कोई लॉजिकल क्वेश्चन वो उठा नहीं पाए। उसके बाद भी अगर लगता है कि इलेक्शन कमीशन सही नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। एसआईआर को लेकर मचे घमासान में भाजपा शुरुआत से ही ममता सरकार पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगा रही है। एक बार फिर भाजपा ने घुसपैठ को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा मुद्दा बताते हुए ममता सरकार को घेरा। भाजपा ने कहा कि ममता बनर्जी घुसपैठियों को संरक्षण देती हैं। जहां वोट रोहिंग्या देंगे, भारतीय नागरिक को डराया जाएगा अगर वो हिंदू होगा,
वो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको नॉमिनेशन नहीं फाइल करने देंगे। तो ये चिंताजनक भी है। और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से इस तरह के मनमानी करना और कानून को ध्वस्त करके राजनीति करना, इसका विरोध करेगी। इससे पहले एसआईआर का विरोध करते करते टीएमसी संवैधानिक सीमाओं को भी लांघते नजर आई। पिछले हफ्ते टीएमसी सांसद और अभिषेक बनर्जी के चुनाव आयोग को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पुरुलिया के पाड़ा में एक बुजुर्ग की आत्महत्या की घटना को लेकर राष्ट्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। मृतक दुर्जन मांझी के बेटे कन्हई मांझी ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 भाग 2 के तहत एफआईआर दर्ज करने की अर्जी दी है। उनका दावा है कि मृतक दुर्जन को एसआईआर की सुनवाई के लिए बुलाया गया था, जहां उन्हें प्रताड़ित किया गया। इसके बाद रेल की पटरी से उनका शव बरामद हुआ। अभिषेक बनर्जी की एफआईआर वाली टिप्पणी के बाद इस शिकायत के आधार को लेकर विश्लेषण शुरू हो गया है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि थाने में दी गई शिकायत अंग्रेजी में लिखी है, जबकि नीचे मृतक के बेटे ने बांग्ला में हस्ताक्षर किए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि बंगाल के पिछड़े जिले के एक सुदूर इलाके में रहने वाले आदिवासी युवक को अंग्रेजी में शिकायत पत्र किसने लिखकर दिया। पुरुलिया की इस घटना पर सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है, ये किसी भी व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन संसदीय कानून के अनुसार चुनाव आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। कमीशन कह रहा है आने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ टीएमसी के लोग कैंप लगा के बैठे हुए हैं और वो बुजुर्ग को ला रहे हैं। उद्देश्य क्या है? सवाल उठ रहा है, जवाब क्या है ये भी मालूम ही हो रहा है। सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कलकत्ता। तो एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में इस नए मामले पर भी विस्तार से होगी चर्चा। हमारे साथ सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। कपिला पशु आहार की ओर से आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। वादा है हमारा, साल बदल जाएगा, पर हम पर से आपका भरोसा हम कभी बदलने नहीं देंगे। आपको कुछ कहना है? जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर, जब कुछ पल साथ बिताए। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ, करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर लगातार रार बढ़ती जा रही है। कौन कर रहा है आयोग के निर्देश की अनदेखी? कौन लगा रहा सुनवाई के लिए बुजुर्ग बीमार की कतार? इसी पर आधारित आज हमारा विशेष है, बंगाल में एसआईआर पर घमासान। प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथी संवाददाता जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ सोफिया खान राजनीतिक विश्लेषक हैं और टीएमसी का पक्ष रखेंगी। सोफिया, आपका भी स्वागत है। प्रसन्नजीत, आपका स्वागत है। प्रसन्नजीत, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे ये पूरा मामला है क्या? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सीओ ने बहुत साफ निर्देश दिए कि बुजुर्गों, महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को, दिव्यांगों को, अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको तकलीफ न दी जाए। तो आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह से इनको लेके केंद्रों तक पहुंच रहे हैं? नहीं रितु, देखिए, ये पहले से ही जब चुनाव के समय पे मतदान किया जाता है उस समय इलेक्शन कमीशन का ये निर्देश है कि इस तरह की अगर कोई मतदाता है तो उनके घर पे जाके
मतदान किया जाता है, या मतदान जो कर्मी होते हैं वो उनके घर जाते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे भी उसी नियम लागू है कि अगर ऐसा कोई लोग है तो उनके घर जाके सुनवाई का काम किया जाएगा। ये पहले से ही ये जो निर्देश है दिया गया है। लेकिन आज हमने एकदम चुन चुन के, हमारी जो साथी सौरभ है उन्होंने स्टोरी किए हैं, और कई दिनों से हम लोग ये स्टोरी कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि एक तो ये जो निर्देशनामा है ये सब मीडिया ने करके दिखाया करीब 10-15 दिन पहले। ये इसका जो निर्देशनामा है ये प्रिंट की फॉर्म में न्यूज़पेपर में भी छापा गया है, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सीईओ की तरफ से दिया गया था कि ऐसे किसी को किसी लोकल लेवल पे जहां पे उनको जाने के लिए बताया जा रहा है वहां आने का कोई जरूरत नहीं है। हमारे जो लोग हैं वो जाएंगे, टाइम पर जाएंगे। पहले जो लोग ऑफिस में आ रहा है उनका जो आने का सिलसिला है वो खत्म हो जाए, उसके बाद जिनका जिनका घर जाना है जाके सुनवाई का काम करेंगे। अब आज हमारी जो स्टोरी है वो अजीब किस्म का स्टोरी है। एकदम तृणमूल कांग्रेस का पट्टा लगाकर इन्होंने वहां पे लाइन लगा के व्हील चेयर रखे हुए हैं, और ऑटो से नहीं तो जिसको हम टोटो कहते हैं, वो जो हम जब पता नहीं नॉर्थ इंडिया में क्या कहते हैं, टोटो जो चाइनीज ये है, उससे घर से थोड़ा सा बीमार है तो उनको उठा के लेके आ रहा है। और उनको जब पूछा जा रहा है कि आपको किसने लेके आया, आपका बेटा लेके आया, बेटी लेके आया, भतीजा लेके आया, या कौन लेके आ रहा है? बोला नहीं, कोई लेके नहीं आ रहा है, ये इन्होंने गया हमारे घर और बोला आपको जाना है। तो ये कौन है? ये तृणमूल कांग्रेस की जो लोकल नेता है या लोकल वार्ड की जो कार्यकर्ता है वो उठा के लेके आया। वहां पे फोटोकॉपी का मशीन लगाया गया, उनका जो कुछ भी पेपर्स है, डॉक्यूमेंट्स है, उसका एकदम बकायदा फोटोकॉपी का मशीन लगाया गया, फोटोकॉपी किया जा रहा है और उसको उठा के, और वहां पे जो इनका आईपैक बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले पीके का होता था, वो अभी दूसरा लोगों ने चला रहा है, वो सब फोटो उठा रहा है और वो फोटो सारे मीडिया में भेजा जा रहा है। एक ही फोटो और एक ही व्हील चेयर में बैठा हुआ लोग वो मीडिया में भेजा जा रहा है और स्टोरी बना रहा है। और एक ही स्टोरी नॉर्थ बंगाल में, साउथ बंगाल में, सब जगह पे चल रहा है कि देखिए 30 लाख में ये जो आदमी है इनको जबरदस्ती यहाँ पे आना पड़ा है और इसको हैरान किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। तो ये मतलब एक अजीब किस्म का खेल चल रहा है पूरे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की। जो हेल्पिंग बूथ है वो हेल्पिंग बूथ की नाम पर ये खेल चालू है। ये हमारे आंखों के सामने हो रहा है। और इत्तेफाक से ये जो जगह है ये मेरे रेसिडेंशियल एरिया जहां से हमने आज स्टोरी किया, हर जगह से डिस्ट्रिक्ट से हो रहा है। बिल्कुल प्रसन्नजीत, अब ये डॉक्यूमेंटेड है, अब ये डॉक्यूमेंटेड है, एकदम डॉक्यूमेंटेड है। और सोफिया खान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये जो व्हील चेयर देख रहा है ये तृणमूल का व्हील चेयर है। जी सोफिया खान, क्या कहेंगी आप? एक सख्त निर्देश सीईओ ने दिया डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को और खासकर बीएलओ को कि ये तकलीफ बुजुर्गों, दिव्यांगजनों को नहीं देनी है। ये जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आप देख रही हैं, इस पे क्या कहेंगी? क्या कार्रवाई करने जा रही हैं आप अपने बीएलओस पे? जी सबसे पहले तो मेरे काबिल दोस्त जो आज अभी कह रहे थे, मैं उनको धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने खुद ही ये बात स्वीकारा है कि तृणमूल कांग्रेस के जितने भी कर्मी हैं वो जमीनी तौर पर जो है जितने लोगों को ये परेशान कर रही है सरकार और ये लोग मिलकर जो जिस तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं बंगाल में। लेकिन अगर लोग तृणमूल कांग्रेस के लोग जाकर अगर जितने भी लोग हैं, बुजुर्ग हैं या अगर बीमार हैं, उनको लेकर आ रहे हैं, उसमें भी इनको आपत्ति है। इस बात से समझ लीजिए आप कितनी आपत्ति है। सीईओ का निर्देश है कि उनको केंद्र तक लाने की जरूरत नहीं है। अगर वो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, बीमार हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, तो उन तक खुद निर्वाचन आयोग के लोग पहुंचेंगे। उन्हें लाने की जरूरत नहीं है। और अगर लाई जा रही है और उनको तकलीफ हो रही है, अगर वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हमें परेशानी है ऐसे आने में,
जिस भी तरीके से बाई हुक और बाई क्रूक, एक अंग्रेजी की कहावत होती है कि जैसे भी 2 करोड़ लोगों का नाम इलेक्शन से पहले कट जाए, भले बाद में धीरे धीरे चढ़ते रहे, इलेक्शन तो हो जाएगा। तो इनके षड्यंत्र को तृणमूल के कर्मी जो है वो पूरा नहीं होने दे रहे हैं। अभिषेक बनर्जी का ये कहना है कि उनकी ये जीत है, चुनाव आयोग ने उनके इस मांग को मांगा। अगर मान लिया है चुनाव आयोग ने इस मांग को, केवल तृणमूल कांग्रेस नहीं बल्कि बंगाल के चप्पे चप्पे के लोग जान गए हैं, और उनको कोई परेशानी ना हो तो उन लोग जाहिर सी बात है हेल्प मांग रहे हैं ना अपने वार्ड के काउंसलर से, वार्ड प्रेसिडेंट से, या वार्ड के जितने भी तृणमूल के कर्मी हैं उनसे वो सहायता मांग रहे हैं, क्योंकि ये बीएलओस को तो सिखाया हुआ है, चाबी दी हुई है ना, चाबी दी हुई है कि आप लोग धड़ल्ले से नाम काट दो टेक्निकल इशू बताकर। मेरे जानने में कई लोग मेरे पास आ चुके हैं, उन लोगों ने ये कहा कि हमें बोला जा रहा है कि ये हो गया वो हो गया, सिस्टम नहीं ले रहा है, सिस्टम अपडेट नहीं हो रहा है, और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक चुनाव ना हो जाए। सोफिया जी सवाल सुन ले, सोफिया जी सवाल सुन ले। अपने लिए अपने फायदे के तौर पर लोगों को परेशान कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पर जो बीमार लोग हैं या जो लोग अपंग हैं या जो लोग जिस भी तरीके से हैं मुसीबत में हैं, सीईओ का कहना है कि रैंडमली काटा जा रहा है। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, रैंडमली नाम काट दिया गया। अब लोग क्या करेंगे? कागज लेके दौड़ते रहेंगे। अरे एसआईआर 2 महीने 3 महीने में नहीं होता है मैडम, इससे पहले भी देश में एसआईआर हुआ है। सोफिया जी आपसे सवाल एक मामले पे किया, हालांकि एसआईआर की प्रक्रिया जिस दिन से पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है, 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से पश्चिम बंगाल एक अकेला ऐसा राज्य है जिसे शुरुआत तारीख से लेकर अभी तक एसआईआर से लेकर सिर्फ समस्याएं हैं, सिर्फ कोई ना कोई आपत्ति है, और वो आपत्ति यहाँ तक कहीं सीमित नहीं हो रही है। आप आपत्ति चुनाव आयोग तक लेके जा रहे हैं, फिर वो एफआईआर में भी तब्दील हो जा रही है। सोफिया जी कैसे भी इन लोगों को लूटना है, मैं लूटना ही कहूंगी, बंगाल को लूटना है। सोफिया जी अगर आप सवाल नहीं सुनेंगे और अपनी बात कहेंगे तो फिर एक तरफ की बात कैसे होगी? एसआईआर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ममता बनर्जी के किसी भी कर्मी को एसआईआर से दिक्कत नहीं है, लेकिन एसआईआर के पीछे का जो षड्यंत्र है कि ममता बनर्जी तो इतने बयान दे चुकी हैं सोफिया जी, कभी वो कहती हैं कि मैंने एसआईआर का इन्यूमरेशन फॉर्म भर दिया है, कभी वो पब्लिकली कहती हैं मैंने इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा है, कभी वो कहती हैं कि जिनको बाहर निकाला जाएगा तो उनके खिलाफ जितने आपके किचन के जो हथियार हैं उनको उठा के महिलाएं सड़कों पे आ जाएं। तो ममता बनर्जी के तो बड़े विचित्र बयान एसआईआर की इस पूरी प्रक्रिया के दौरान रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है मैं इसमें माधवी अग्रवाल जी को लेके आती हूँ। माधवी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हुई है, बीजेपी की प्रवक्ता है। माधवी अग्रवाल जी, अब जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें दिख रहा है कि जो बीएलओ हैं वो बीएलओ जो पर्चा डाले हुए हैं, जो तख्ती या जो पट्टा डाले हुए हैं गले में, वो टीएमसी के हैं। तो क्या सीईओ सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं? क्योंकि निर्देश यही है कि अगर बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, गर्भवती महिलाओं को अगर परेशानी होगी उन्हें केंद्र तक लाया जाएगा तो बीएलओस के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। हालांकि इसको मानने के लिए सोफिया तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये सारा षड्यंत्र, एसआईआर का षड्यंत्र केंद्र के कहने पे किया जा रहा है। देखिए ऐसा है कि एसआईआर की प्रक्रिया के लिए जब से अनाउंसमेंट हुआ तब से ही टीएमसी और ममता बनर्जी को बहुत आपत्ति है। अभी इन्होंने कहा कि हमें एसआईआर से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके पीछे के षड्यंत्र से आपत्ति है। इनको सीए से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इनको सीए के पीछे में भी जो है वो एक षड्यंत्र दिखाई दे रहा था। इनको वक्फ बोर्ड के संशोधन से भी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पीछे भी इनको कोई ना कोई षड्यंत्र दिख रहा था। तो इनकी आदत है कि हर विषय पर एक षड्यंत्र दिखाकर लोगों को गुमराह करें और किस तरीके से पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल फैलाएं। देखिए 11-12 राज्यों में जो पूरे देश भर में हो रहा है, कहीं पर भी इस तरीके की बातें नहीं आ रही, लेकिन ममता बनर्जी हमेशा लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करती है, जो कि सामने दिख रहा है। ये उनकी आदत रही है कि जो भी केंद्र से किसी भी तरीके की योजनाएं आए, चाहे, और फिर ये बीजेपी के ऊपर लालचन लगाने से फायदा क्या है भाई? पूरा प्रशासन शासन आपका है इस राज्य में, कोई आपके आंखों में धूल झोंक कर किसी काम को नहीं कर रहा है, सब कुछ बहुत ही समन्वय के साथ हो रहा है। लेकिन इनको क्या है कि ऐसी चीजें फैलानी है ताकि लोगों में आक्रोश पैदा हो, लोगों में जानकारी का अभाव हो, और लोग इस तरीके से एक जानकारी के अभाव से अपने आप में एक अराजकता फैल जाए, ये चाहते ताकि इसका पूरा जो है ठीकरा वो है केंद्र सरकार पे फोड़ दें। मैं एक बात कह रही हूँ कि जिस एसआईआर से 2002 में 3 में हो चुका है, और जिस एसआईआर के लिए ममता बनर्जी उस समय सपोर्ट कर रही थी और टीएमसी पर ये लांछन लगा रही थी कि सारे जो वोटर्स हैं इनके घुसपैठी, इसकी वजह से टीएमसी जीत कर
सीपीएम जीत कर आ रही है। और इन्होंने 2005 में जो है जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, वहां पर इन्होंने स्पीकर के मुंह पे कागज फाड़ के फेंके थे और चिल्लाते हुए कि देखिए पश्चिम बंगाल में इतनी घुसपैठी आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में जो है वो इन लोगों को रातों रात वोटर आईडी दे दी जाती है और सीपीएम सरकार इसी से जीत के आ रही है, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, वहाँ पे घुसपैठियों को रोकना चाहिए। आज वही ममता बनर्जी अपना बहुत बड़ा एरिया 500 किलोमीटर से ज्यादा एरिया जो है वो वहाँ पर बॉर्डर का जो एरिया है, क्योंकि आपको पता होगा, सभी को पता है कि बांग्लादेश का 93% भारत से जुड़ा हुआ बॉर्डर है। और ऐसे संवेदनशील मामलों में भी जो टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, वो इसमें केंद्र का सपोर्ट करने से हमेशा बचती रहती है, क्योंकि उनको पता है कि उनको वहां से जो वोटर्स मिल रहे हैं जो अराजकता फैलाने में बड़े आगे रहते हैं, क्योंकि इनको तो यहाँ पर आकर जो है वो आधिपत्य जमाना है। ऐसी स्थिति में बंगाल का नुकसान करके भी अगर वो जीत सके तो वो उस नीति पर चलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, जबकि इससे बंगाल का मानुष जो है बिल्कुल परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि जो संसाधन बंगाल के मानुष का अधिकार है वो संसाधन आज उनको बांग्लादेशी, रोहिंग्या और घुसपैठियों से बांटना पड़ रहा है। मैं एक और बात आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ कि भारत के अंदर में से कहीं से भी आप किसी घुसपैठियों को पकड़िए, देखिए आपके उनके पास से बंगाल की वोटर आईडी, बंगाल का आधार कार्ड मिल जाएगा। तो ये स्थिति है पश्चिम बंगाल की। और मैं एक बात कह रही हूँ कि इसमें घुसपैठियों का मामला आता कहाँ से है एसआईआर वाले मुद्दे में? इसमें तो सीधा सीधा ये है कि भाई संशोधन किया जा रहा है वोटर आईडीज का, जो वोटर आईडीज जो किसी के पास 2 है या कोई मर चुका है या किसी के पास में जिन्होंने स्थानांतरित कर लिया है उनको शुद्धिकरण किया जा रहा है। सवाल ये है कि अगर आपके पास कागज नहीं है तो आप मतदाता नहीं है, साबित ये चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि बहुत पारदर्शिता से इस पर काम किया जा रहा है। हमारे साथ प्रकाश चिंडालिया जुड़ गए हैं, आप एडिटर राष्ट्रीय महानगर कोलकाता है। प्रकाश जी, सबसे पहला सवाल तो यही, तो पहला ताजा मामला जो आया है वो बुजुर्गों दिव्यांगजनों को लेकर आ रहा है सामने। जो ये हो रहा है कि एक भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, जहां चुनाव आयोग सीईओ की पूरी कोशिश है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया और खासकर ड्राफ्ट लिस्ट के बाद से जो सत्यापन का काम चल रहा है वो बिना तकलीफ के खासकर बुजुर्गों और महिलाओं को लेकर हो। लेकिन दूसरी एक और बड़ी बात प्रकाश जी, इस पे भी आपसे टिप्पणी चाहेंगे। 17 दिन बीत चुके हैं ड्राफ्ट लिस्ट के बाद, लेकिन अभी तक मात्र 8 अपीलें ही सामने आई हैं। अभी तक राजनीतिक पार्टियां भी अपील नहीं लेके आई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोग्य व्यक्ति के नाम को लेकर अब तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं हुई है। रितु जी, पूरे देश में 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। आपको पता है कि पूरे देश में अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के अलावा शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां इस बड़े पैमाने पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले दिन से स्टैंड लिया था कि एसआईआर बंगाल में नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी का यह बयान ऑन रिकॉर्ड है और सोफिया मैडम बैठी, उन्हें भी पता होगा, उन्होंने कहा था कि अगर बंगाल में एसआईआर होगा तो मेरे लाश के ऊपर होगा। एसआईआर हो रहा है। ममता बनर्जी ऐसे बहुत सी बातें कहते रहती हैं। वक्त के बारे में भी उन्होंने कहा नहीं लागू होने देंगे, वक्त पश्चिम बंगाल में भी लागू हुआ, पूरे देश में लागू हो गया। 12 राज्यों में से पश्चिम बंगाल में सिर्फ अब तक 58 लाख नाम कटने की बात आई है, जबकि भाजपा शासित राज्यों की अगर बात करें, गुजरात में संख्या इससे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में संख्या करोड़ों में है, कहीं कोई चिल्लाहट नहीं है। बंगाल में अगर चिल्लावट है तो निश्चित रूप से पर्दे के पीछे कोई ना कोई खेल चल रहा है। अब देखिए, कल अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग के दफ्तर में जाकर के आते हैं और जिस तेवर के साथ उन्होंने बात की है, गणतांत्रिक प्रदेश है और वो एक ऑटोनोमस बॉडी है जो अपना काम कर रही है, वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। ज्ञानेश कुमार के बारे में, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनके बारे में जो टिप्पणियां जिस प्रकार से की गई कि वे अंगुली उठा के बात कर रहे थे, मैं निर्वाचित प्रतिनिधि हूं, वे मनोनीत प्रतिनिधि है, तो अभिषेक बनर्जी को यह पता होना चाहिए कि वे अपने मर्जी से मनोनीत नहीं हो गए हैं। क्वालिफाइड आदमी है, एक्सपीरियंस्ड है, डिग्री होल्डर है, पूरे देश में चुनाव करवाने का एक्सपीरियंस उनका रहा है, तब जाकर के वो इस पद पर बैठे हैं और पूरे देश में कहीं भी कोई विरोध नहीं हुआ। बिल्कुल प्रकाश जी, सोफिया जी से एक कमेंट लेके आपके पास आती हूँ। सोफिया जी, क्या इसमें क्या समस्या क्या है कि अगर झुग्गी झोपड़ियों में पोलिंग स्टेशन होंगे और मतदाता अगर आसानी से वोट कर पाएगा, सोसाइटीज में अगर पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं, ये तो लोगों की सुविधा के लिए, इसमें टीएमसी को आखिर आपत्ति किस लिए है? रितु जी 30 सेकंड का समय दीजिएगा। माधवी जी के बीच में आप नहीं बोली थी, मेरे बीच में बोलना शुरू कर देती मेरे पास समय कम है। सबसे पहले मैं नहीं 30 सेकंड, एकदम 30 सेकंड जोड़ लीजिए आप। सबसे पहले माधवी जी को मैं बता दूं, उन्होंने कहा कि दावे के साथ जो है जितने भी आतंकवादी हैं वो बंगाल से निकले हैं। मैं मान रही हूँ उनकी बात। पहलगाम में जो अटैक हुआ था वो बंगाल से होके गए थे, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था बंगाल से होके गए थे। सोफिया जी 30 सेकंड के बाद आपका समय खत्म हो जाएगा।
उनकी बात पूरा देश मान रहा है। दूसरी बात है, मैं हमारे पत्रकार दोस्त को पूछना चाहूंगी, इन्होंने जो कहा कि एसआईआर मेरे लाश से गुजरना चाहिए, ममता बनर्जी ने कभी नहीं कहा है। ममता बनर्जी ने कहा है एक भी जेन्युइन वोटर का नाम कटेगा तो हम दिल्ली में धावा बोलेंगे। जेन्युइन वोटर, याद रखिएगा, इसको मार्क कीजिएगा। जेन्युइन वोटर, हमने नहीं कहा कि बांग्लादेशी को मत भगाइए। कितने बांग्लादेशी के इतने रोहिंग्या आपको मिले हैं, उसका दस्तावेज भी मुझे लगता है निकाल देना चाहिए। और विपक्ष का सवाल चुनाव आयोग हो गया इस देश में, कब से खुला हो गया है भाई? सोफिया जी, मुझे लगता है एसआईआर की प्रक्रिया को समझने की जरूरत है टीएमसी के खासकर प्रवक्ताओं को, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया अवैध वोटरों को हटाने की है, वैध वोटरों को हटाने की नहीं है मैम। अगर ये कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग तो 12 राज्यों में कर रहा है, अकेले पश्चिम बंगाल में नहीं कर रहा है, ये पूरे देश में उसकी एक प्रक्रिया है। मेरा एक सवाल है मेरा। जी प्रकाश जी, के बीच में आपने नहीं बोला। जी प्रकाश जी, प्रकाश जी कहिए। दबा दिया जाए, हमारी आवाज को आप दबा नहीं पाएंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ममता बनर्जी जमीनी नेता सोफिया जी और उनके कर्मी जमीनी नेता। सोफिया जी सुन लीजिए, प्रकाश जी को भी सुन लीजिए। जी प्रकाश जी बोलिए। मेरा ये कहना है सोफिया जी मेरी बात सुन लीजिए। आपको पता होगा कि एसआईआर के प्रारंभिक चरण में पश्चिम बंगाल के कई WBCS ऑफिसर ने अवैध रूप से कई लोगों का नाम वोटर लिस्ट में डालने का काम किया था। जब यह बात चुनाव आयोग के संज्ञान में आई, चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि उन पर कार्रवाई की जाए, सस्पेंड किया जाए, एफआईआर की जाए। आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने अब तक उन्हें सस्पेंड तो किया, लेकिन उन पर एफआईआर क्यों नहीं की? और ऋतु जी, आज का यह ताजा डेवलपमेंट है कि चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को कि उन पर एफआईआर की जाए। पश्चिम बंगाल के WBCS स्तर के अधिकारी अगर इस प्रकार का अवैध कार्य करने में लिप्त होते हैं और राज्य सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करे, एफआईआर नहीं करे, तो यह क्या इसमें WBCS अधिकारियों के साथ राज्य सरकार की मिलीभगत नहीं कही जाएगी? सोफिया जी, राज्य सरकार का असहयोग कई चरणों में, कई मामलों में, कई प्रक्रिया के बीच में सामने आया है। चुनाव आयोग ने कई ऐसे सख्त निर्देश दिए हैं जिसको लेकर राज्य सरकार अभी पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है। सवाल यह है कि आखिर मतदाताओं को परेशानी कौन दे रहा है? चुनाव आयोग पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी मतदाता को इस पूरी एसआईआर प्रक्रिया में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की सबसे बड़ी बनती है। 17 दिन हो चुके हैं, अयोग्य मतदाता की अभी तक किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की है। राजनीतिक पार्टियां जिस तरह का सवाल उठा रही है, टीएमसी जिस तरह का सवाल उठा रही है, अभी तक मात्र 8 अपीलें चुनाव आयोग तक पहुंची है। ड्राफ्ट लिस्ट के रिलीज हुए 17 दिन हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, आपका भी, सोफिया आपका भी, माधवी आपका भी हमारे साथ इस पूरे मामले पर जुड़ने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए, प्रगति ने बढ़ाई विकास कार्यों की गति। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत गोल्डी मसाले की ओर से। हैप्पी न्यू ईयर। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल।
अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। प्रगति की 50वीं बैठक पर कैबिनेट सचिव डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रगति की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि प्रगति भारत के शासन के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ है और यहां तक कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट ने बताया है कि प्रगति एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है और डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए अपनाने लायक मॉडल है। देश में सुशासन को बढ़ावा देने और कार्यक्रमों को समय पर कार्यान्वित करने के लिए निगरानी हेतु बनी आईसीटी प्लेटफॉर्म प्रगति की 50वीं बैठक के बाद कैबिनेट सचिव डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन ने कहा कि ये प्रगति प्लेटफॉर्म भारत के शासन के लिए एक परिवर्तनकारी कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में लागत और समय की देरी की समस्या से निपटने के लिए प्रगति की अवधारणा पेश की थी। उन्होंने कहा कि ये विभिन्न साझेदारों के बीच वास्तविक समय में सहयोग को बढ़ाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में 85 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की 3,300 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। 61 सरकारी योजनाओं और 36 क्षेत्रों में शिकायतों का समाधान भी प्रगति में शामिल है। It is basically a mechanism which deploys a technology-based platform for project monitoring, for citizens' grievance redressal, and for reviewing scheme implementation. But it does this through active collaboration of central ministries and state government. In terms of projects, it has so far covered over 3,300 projects worth 85 lakh crores. This includes both projects which had a problem and projects which did not have a problem. I am not suggesting that all 3,300 faced problems, but this is the portfolio of projects that Pragati has handled in this period of time. 61 government schemes other than projects have also been reviewed in Pragati. पिछले 10 वर्षों में रेलवे में हुई प्रगति पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने कहा कि रेल संबंधी 1,437 मुद्दों का समाधान किया जा चुका है। As far as the Indian Railway is concerned, if you just see the figures for the railways, it was 427 projects, and roughly 38% of that has been completed. It is really remarkable, and rest of others are also in the advanced stage of completion, and such reviews plays a very important role. What CAPSEC has already mentioned, that if you just see the number of issues involved, there was 1568, and out of that 37 has already been resolved. Issues largely related to the land acquisitions, forests, right of ways, they are the very important one. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि परिवहन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है और पिछले 11 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या में 60% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। So in terms of the network growth, it has the highways network has seen a 60% growth over the last 11 years, and the reach of the national highways is visible across the country. In terms of construction, the pace of construction had also accelerated, and you had a lot of new players who came into the construction sector, which really pushed up the pace of construction. High-speed corridors, which was a new innovation that was developed over the last 8-9 years, is now seeing a rapid growth. And every year now you're seeing almost about 1,500 kilometers of the high-speed corridors being completed and delivered on the ground. विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने कहा कि विद्युत क्षेत्र में 90% से ज्यादा समस्याओं का समाधान हो चुका है। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा में 300% की बढ़त दर्ज की गई है। The Ministry of Power posed 416 projects under the Pragati monitoring system. I am happy to inform that 237 projects have already been commissioned. Most of the issues we faced are related to right of way, forest and wildlife clearance, and also the land acquisition. About 70% of the issues relate to these three areas. In terms of number of issues which have been addressed, you will notice that more than 90% of the issues have already been addressed. कैबिनेट सचिव डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन ने बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि प्रगति प्लेटफॉर्म एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है और डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए दोहराने लायक मॉडल है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए हाई स्पीड पर बुलेट ट्रेन परियोजना।
स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पालघर जिले में राज्य की पहली माउंटेन टनल का सफल ब्रेक थ्रू किया गया है। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में दूसरा टनल ब्रेक थ्रू है, जो कि लेकिन इंजीनियरिंग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट ने पकड़ी तेजी। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में दूसरा टनल ब्रेक थ्रू। 1.48 किलोमीटर लंबी MT5 माउंटेन टनल पार। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। इसी कड़ी में पालघर जिले की 1.48 किलोमीटर लंबी MT5 माउंटेन टनल ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। विरार और बोईसर के बीच बन रही ये सुरंग रग्ड सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नीचे बनाई गई है, जहां करीब 170 मीटर की ओवरहेड माउंटेन कवरेज इसे और चुनौतीपूर्ण बनाती है। टनल की खुदाई दोनों सिरों से एक साथ की गई और करीब 18 महीनों की लगातार मेहनत के बाद इसका सफल ब्रेक थ्रू हासिल हुआ। ये टनल जो है विरार और बोईसर जो इलाका है, इन स्टेशनों के बीच ये टनल बनाई गई है। और जैसे मैंने कहा कि ये जो इलाका है, जो पूरी टोपोग्राफी है, खासतौर पर बोईसर की बात करें, पालघर की बात करें, पालघर जिला ही है, यहाँ पर कई सारी पर्वत श्रृंखला है और उनको हालांकि पार करने के लिए जो पर्वतीय सुरंग बनाई गई है। तकरीबन 7 सुरंग महाराष्ट्र में होगी, जिसमें से ये पहली सुरंग है जो अब बनकर जो है पूरी तरह से इसका ब्रेक थ्रू हो चुका है। इस ऐतिहासिक पल की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद निगरानी कर रहे थे। सफल ब्रेक थ्रू के मौके पर पूरा माहौल भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है, जिसमें 27.4 किलोमीटर हिस्सा टनलों के रूप में बनाया जा रहा है। इसमें 21 किलोमीटर अंडरग्राउंड और 6.4 किलोमीटर का एरिया सतही टनल के रूप में कवर होगा। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और इसमें फुल स्केल पे जब चलेगा तब मुंबई से अहमदाबाद 1 घंटे 58 मिनट में पहुंचेंगे। 1 घंटे 58, 2 घंटे से कम में, और बीच में जितने शहर हैं आपस में जुड़ गए, इंटीग्रेट हो गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रोजेक्ट के तहत पहली बार महाराष्ट्र में माउंटेन टनल का ब्रेक थ्रू हुआ है। उन्होंने बताया कि इस दौरान सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा गया और आधुनिक व्यवस्था के साथ हर चरण की बारीकी से निगरानी रखी गई। बहुत सारी इसमें टेक्नोलॉजीज को मास्टर किया गया है, जिसमें दीवार को मजबूत करना, कंप्लीट उसके अंदर एक नया स्ट्रक्चर तैयार करना, उसके बाद में अंदर कंस्ट्रक्शन करना। जैसे हिमालय वाले में पहले मिट्टी को पत्थर बनाते हैं और उसके बाद में उसकी टनल की खुदाई करते हैं, वैसे इस वाले केस में भी पहले साइड की दीवार को पूरा फौलाद का बनाया, स्टील का बनाया, उसके बाद में अंदर कंस्ट्रक्शन। आपको बता दें कि बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में कुल 8 माउंटेन टनल्स बनाई जानी हैं, जिसमें से 7 महाराष्ट्र और 1 गुजरात के वलसाड में है। पालघर की ये सफल माउंटेन टनल ब्रेक थ्रू बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को नई गति देने वाला साबित होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक बुलेट ट्रेन मिडिल क्लास की सवारी बनने जा रही है। दिल्ली से निशांत राय के साथ शिशिर सेल्लार की रिपोर्ट, पालघर, DD न्यूज।
पालघर माउंटेन टनल ब्रेक थ्रू के साथ बुलेट ट्रेन परियोजना में हासिल हुआ 1 मील का पत्थर। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए भीषण ठंड की चपेट में उत्तर भारत। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। दादा कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक। अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये एसएमएस स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 22 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें 41,800 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश शामिल है, जिससे घरेलू सप्लाई चेन मजबूत होगी, आयात निर्भरता घटेगी और भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा को बल मिलेगा। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बड़ी मजबूती देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 22 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इससे पहले स्वीकृत 24 परियोजनाओं के बाद ये एक और बड़ा कदम है। इन नई परियोजनाओं में लगभग 41,800 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है, जबकि अनुमानित उत्पादन 2,58,000 करोड़ रुपए से अधिक का होगा। इनसे करीब 34,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। By now, in our electronics component manufacturing scheme, 46 applications have been approved. Investment of 54,567 crore. 54,567, let's say 55,000 crore. And most important is direct employment of 51,000 people. With this level already achieved and the overall electronics manufacturing close to 25 lakh employment. Mobile alone close to 14-15 lakh employment. So that much ecosystem of manufacturing and that much employment potential which electronics industry has. So time has come that we set in place all the major structural building blocks so that the growth can continue for many years. इन मंजूरियों में 11 अहम उत्पाद श्रेणियों का निर्माण शामिल है, जिनका उपयोग मोबाइल फोन, टेलीकॉम, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर जैसे क्षेत्रों में होता है। इनमें पीसीबी, कैपेसिटर, कनेक्टर, एनक्लोजर और लिथियम आयन सेल जैसे प्रमुख कंपोनेंट्स, कैमरा और डिस्प्ले मॉड्यूल जैसी सब असेंबली व एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन और एनोड मटेरियल जैसे सप्लाई चेन उत्पाद शामिल हैं। The deepening of supply chain is happening with this program. And today I am so happy to know that the anode material inside this cell will now be manufactured in India. This is the anode material. So this anode material will also now be made in India. PCB के हम global hub बन रहे हैं,
साथ ही साथ पीसीबी में यूज होने वाला कॉपर क्लैडिंग वो भी अब इंडिया में बनेगा। ये भी आप सबके लिए खुशखबरी है कि 2026 इज द ईयर in which 4 units will start their commercial production. ये परियोजनाएं आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित 8 राज्यों में फैली हुई हैं, जो औद्योगिक विकास को दर्शाती हैं। Only 45 days back did we sanction the second tranche, and now it's the third one that we are seeing today, with 22 clearances on its way. It's visible on the ground. Electronics manufacturing is playing a key role, and we are being seen as the next big destination as far as electronics manufacturing goes. And given that what's happening around the world, the geopolitical uncertainties, India is seen as that stable island amongst the disruptions that are happening across around us. इन मंजूरियों से घरेलू सप्लाई चेन मजबूत होंगी, आयात पर निर्भरता घटेगी और भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में तेजी आएगी। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। पिपरवा अवशेष भगवान बुद्ध से सीधे जुड़े सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण अवशेषों में से हैं। ये प्रदर्शनी भारत की स्थायी बौद्ध विरासत को प्रदर्शित करती है। ये प्रदर्शनी 1 सदी से भी अधिक समय के बाद स्वदेश वापस लाए गए अवशेषों और पिपरवा के पुरातात्विक खजानों को एक साथ लाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन का उद्घाटन करेंगे। ये प्रदर्शनी ऐतिहासिक महत्व की है क्योंकि पिपरवा के रत्न और अवशेष 127 साल बाद भारत वापस आए हैं। प्रदर्शनी में 1898 और 1971 से 1975 में पिपरवा खुदाई के समय हासिल किए गए पवित्र अवशेष, रत्न और धार्मिक कलाकृतियों को एक साथ दिखाया जाएगा। इनमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर आज तक के 80 से अधिक महत्वपूर्ण वस्तुएं शामिल हैं, जिनमें मूर्तियां, पांडुलिपियां, थांगका और विशिष्ट वस्तुएं शामिल हैं। ये एग्जीबिशन न केवल भगवान बुद्ध के जीवन के ऊपर है, बल्कि उनके जो धातु अवशेष प्राप्त हुए थे कपिल वस्तु में, जिसको पिपरवा के नाम से हम जानते हैं, उनका 127 साल के बाद उनका इकट्ठे होकर एक जगह पे उनके दर्शन हो पाएंगे। पिपरवा अवशेषों की खोज 1898 में विलियम क्लार्कस्टन पेपे ने की थी। इसके बाद ये अवशेष विश्व के विभिन्न हिस्सों में चले गए थे। हाल ही में इससे जुड़ी सामग्री भारत वापस आई है, जिसे संस्कृति मंत्रालय और बौद्ध समुदायों की सहायता से भारत लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने आध्यात्मिक और सभ्यतागत मूल्यों को दुनिया के सामने पेश कर रहा है। अब तक 642 महत्वपूर्ण कलाकृतियां भारत लौटाई जा चुकी हैं और पिपरवा अवशेष इस सूची में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह प्रदर्शनी केवल ऐतिहासिक झलक नहीं है, बल्कि भारत की गहरी सांस्कृतिक जड़ों का उत्सव है, जो कि पूरी दुनिया में शांति, करुणा व सहअस्तित्व का संदेश देती है। पिपरवा अवशेष भगवान बुद्ध से जुड़ी उनके जीवन और उनकी शिक्षा नई पीढ़ी तक पहुंचाने की अनोखी कोशिश है। कैमरा पर्सन सुनील राणा के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। और देश के बड़े हिस्से इस समय शीतलहर की चपेट में हैं। उत्तर भारत से लेकर मध्य और पूर्वी भारत तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसी के साथ कोहरे की मार भी तमाम लोग झेल रहे हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसका बड़ा असर रेल यातायात और हवाई यातायात पर भी पड़ रहा है। उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की चपेट में है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। बात करें राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ कई इलाकों में घने कोहरे का सीधा असर हवाई यातायात पर पड़ा है। खराब मौसम के चलते कई उड़ानों में देरी हुई है, जबकि कुछ फ्लाइट्स को रद्द भी करना पड़ा। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई एयरलाइंस ने ट्रेवल एडवाइजरी भी जारी की है। मौसम विभाग ने शीतलहर और अत्यधिक ठंड को देखते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा और राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। ज़्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। जो मैदानी क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, विशेषकर हरिद्वार, उधम सिंह नगर जनपद और देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत के मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर अगले 3-4 दिनों में जो है घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बीच जम्मू कश्मीर में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। हिमाचल प्रदेश के कई ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि निचले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। राज्य में ठंड और तेज हो गई है। वहीं पर्यटन स्थलों अटल टनल, रोहतांग, सोलंग नाला और शिमला के समीप कुफरी में हुए हल्के हिमपात का नववर्ष मनाने पहुंचे पर्यटकों ने जमकर बर्फबारी का आनंद लिया। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बिजली गिरने के साथ आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। शीतलहर ने देश भर में जनजीवन को प्रभावित किया है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। नेपाल पुलिस का एक प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचा। इस दौरान दिल्ली के पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने नेपाल पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की। नेपाल से आए इस प्रतिनिधिमंडल में 17 छात्र अधिकारी और 8 प्रशिक्षक अधिकारी शामिल थे। पुलिस आयुक्त ने नेपाल से आए प्रतिनिधिमंडल से दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के अपने अनुभव साझा किए। साथ ही उन्होंने शांति और सुरक्षा के लिए अपनाई गई पुलिसिंग रणनीतियों की जानकारी भी दी। इस दौरान विशेष पुलिस आयुक्त अतुल कटियार ने प्रशिक्षण प्रणाली और सुविधाओं पर प्रकाश डाला। नेपाल पुलिस के प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली पुलिस मुख्यालय का भ्रमण कराया गया, जहां उन्होंने सोशल मीडिया सेंटर, लाइब्रेरी और अन्य महत्वपूर्ण विभाग देखे। ये दौरा नेपाल पुलिस में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ईरान के फासा शहर में बढ़ती महंगाई और रियाल के अवमूल्यन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार चौथे दिन भी जारी है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने एक सरकारी इमारत में घुसने की कोशिश की और पत्थरबाजी की। एक वीडियो में प्रदर्शनकारियों को इमारत पर पत्थर फेंकते और गेट तोड़ते हुए दिखाया गया है। हालांकि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को इमारत में घुसने से रोक दिया। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों में शामिल एक महिला प्रदर्शनकारी नेता को गिरफ्तार कर लिया। विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार ने प्रदर्शनकारियों के समक्ष बातचीत का प्रस्ताव रखा है। अधिकारियों ने कहा है कि वे प्रदर्शनकारियों के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बढ़ती महंगाई के विरोध में तेहरान में दुकानदारों ने 28 दिसंबर को सरकार के विरोध में प्रदर्शन शुरू किया था। जून में इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद ये पहला बड़ा प्रदर्शन है। ईरान में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि अगर ईरानी अधिकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि बिगड़ते आर्थिक स्थितियों को लेकर प्रदर्शन ईरान के कई प्रांतों में फैल गए हैं। वहीं ट्रंप की धमकी के बाद ईरान भी भड़क उठा है। ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि हस्तक्षेप करने वाले हाथ काट दिए जाएंगे। ईरान ने विरोध संबंधी टिप्पणियों को लेकर ट्रंप और इजराइल की आलोचना करते हुए कहा कि ईरान की सुरक्षा साहसिक ट्वीट्स का विषय नहीं है। बता दें कि ईरान में प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारियों ने एक सरकारी इमारत में घुसने की कोशिश की और पत्थरबाजी भी की, जिसे रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पहली भारी बारिश और बर्फबारी ने लंबे समय से जारी शुष्क मौसम को समाप्त तो कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा ने कई इलाकों में तबाही मचा दी है। अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से कम 17 लोगों की मौत हो चुकी है और 11 अन्य घायल हुए हैं। वहीं हेरात प्रांत के कापकान जिले में एक मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। खराब मौसम के कारण देश के मध्य, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है।
बाढ़ से बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है और लगभग 1800 परिवार प्रभावित हैं। वहीं प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीम भेजी गई है। और इसी के साथ न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।